आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि चीन ने पहली बार परमाणु बम बनाया था और वह कहां पर बनाया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है, तो इसके बाद वाला पार्ट भी जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। युद्ध से लौटते समय चीन के शीर्ष स्वयंसेवी सैनिकों की एक टुकड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 3 दिन बाद अचानक एक गुप्त मिशन पर वीरान रेगिस्तान में फिर से प्रकट हुए। उसी समय कमांडर डैनी को वापस बुला लिया। ब्रिजिंग सेटल कमेटी ने उन्हें बुलाया। तुम परमाणु बम बनाने के लिए लौटे हो। अमेरिका ऐसा करेगा और सोवियत भी, लेकिन वे इसे आपको मुफ्त में नहीं देंगे। आपको अभी कमांडर को काम करना होगा और रात दिनों के भीतर यह पहुंचाना होगा। डैनी इस विशिष्ट बल का कारोबार सौंप गया था। इस उपयुक्त प्रायोगिक अंडे की तलाश में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े 1958 की शरद ऋतु में डैनी और उनके साथी क्रोटोज पहुंच गए। अगले दिन सोवियत संघ ने भी डैनी को स्थान पर पहुंचाने में सहायता के लिए विशेषज्ञ भेजे। सोवियत विशेषज्ञों ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर गंगा के पास रेगिस्तान में परमाणु बम विस्फोट का केंद्र चुना। उस रात चीन और सोवियत सैनिकों ने नृत्य के साथ जश्न मनाया, लेकिन डैनी उदास भाव से अकेले बैठे पाए बीते रहे। शाम के उत्सव के बाद डैनी ने सोवियत विशेषज्ञों से संपर्क किया और उन्हें प्रस्ताव को प्रकट दी। पिछले प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित थे कि हुनहुंगा में बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेष है और यह अवसायी क्षेत्र के बहुत करीब है। सोवियत विशेषज्ञों ने इन्हें बहाने बाद खारिज कर दिया। क्या आप मुश्किल से डरते हैं? को परमाणु बम बनाने में आने वाली मुश्किलों से नहीं डर लगता था। चीन के सामने आने वाली मुश्किलें बहुत बड़ी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वे हमें रोक नहीं सकते। तब डैनी ने प्रस्ताव रखा कि हुनहुंगा एक आदर्श परीक्षण स्थल नहीं है, क्योंकि यह बहुत छोटा है। सोवियत विशेषज्ञों ने हैरान रह गए। उनका मानना था कि चीन को करोड़ों टन का बम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ का हाइड्रोजन बम चीन की रक्षा कर सकता है। डैनी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे माता पिता के पास है तो बेहतर होगा कि मैं भी इसे अपने पास रख लूं। इसलिए डैनी ने उसी रात कमांडर को रिपोर्ट दी और दोबारा चुनाव कराने के अनुरोध किया। हमने लोकनूर में प्रायोगिक स्थल की तलाश पश्चिम की ओर करने का फैसला किया। आखिरकार कमांडर डैनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और एक बड़ी सेना को लोकनूर के लिए वातावरण बेहद कठोर था और सैनिक रेतीले तूफान में पश्चिम की ओर संघर्ष करते रहे। हालांकि उनके साथ लाया गया पानी जल्द ही समाप्त हो गया और पानी की तलाश में भेजी गई पहली टीम का संपर्क टूट गया। डैनी को पानी की तलाश में टीम का लीडर सोई करना पड़ा। पानी तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें लिबरेशन आर्मी के फटे हुए जूते जरूर मिले। पहली टीम रेत में दब गई थी और उनके अवशेष भी नहीं मिले। डैनी ने रबर के जूतों को देखा, फिर अपने आदमियों को पश्चिम की ओर ले गए और उन्हें एक पहाड़ी पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ी पार करने के बाद उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उन्हें अविश्वास में डाल दिया। क्या यह पानी था? पानी का स्रोत ढूंढने के बाद सैनिकों ने अपने साथियों के रबर के जूते दफना दिए और फिर वह अपना दुख व्यक्त करने के लिए अपनी बंदूकें आकाश की ओर तान दी। के बाद डैनी ने केंद्रीय सैनिक आयोग का एक तार भेजने का आदेश दिया। तार को दुश्मनों द्वारा बाधित होने से बचाने के लिए डैनी इसे विशेष रूप से कविता से क्रोडित किया। तार प्राप्त होते ही उनके वरिष्ठों ने तुरंत वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का चयन शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सोवियत संघ ने अचानक सभी विशेषज्ञों को वापस बुला लिया और ब्लूप्रिंट जला दिए। यह दोहरा अर्थ निराशाजनक वास्तविक को दर्शाता है। चीनी शोधकर्ताओं के पास अधूरी ब्लूप्रिंट को आग से निकालकर और फिर उन्हें फिर से जोड़कर जलने को जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी एक सोवियत विशेषज्ञों ने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक बोतल उठाई, 2 गिलास वोदक का डाली और चीनी शोधकर्ताओं को दी और बोला, चिंता मत करो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चलो काम पर लग जाओ।
उसने कहा, अपना विदाई पेय खत्म करने के बाद सोवियत विशेषज्ञों ने मेज पर रखे अधूरे ब्लूप्रिंट को देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, आपने कंप्यूटर से इसकी गणना करने में 2 साल लगा दिए, यह व्यर्थ है। सोवियत विशेषज्ञों के शब्दों ने चीनी शोधकर्ताओं को चिंतित कर दिया। परमाणु बम परियोजना ठप होने के कारण केंद्र सरकार ने निर्णायक रूप से खुद ही बम बनाने का फैसला किया। आज की दुनिया में अगर हम दोष से बचना चाहते हैं तो हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए इसे साकार करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। केंद्र सरकार ने परमाणु बम पर परियोजना का कोडनेम 596 रखने का फैसला किया और उसी साल सोवियत संघ की वापसी भी हुई। केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन से डेनी ने सैनिकों को रेगिस्तान में इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका उद्देश्य इकट्ठा बनाने और उसका परीक्षण करने है। यह एक सर्वोच्च राजकीय गोपनीय भी थी और उसी किसी की बाहर दुनिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। हमें चीन का अपना परमाणु बम बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना था, इसलिए साथ ही सैनिकों ने अट्टे पर जोरदार काम शुरू कर दिया। धूल भरे रेगिस्तान में से चिल्लाते हुए, क्या रेगिस्तान खुला है, जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम बनाओ, आकाश में गूंजती ये चीखें दुनिया को हिला देने वाले, बदलाव लाने और नियति को चुनौती देने के चीन लोगों को दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक थी। लेकिन सिर्फ शर्म से परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, एक मॉडल तैयार करना भी उतना ही जरूरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। यह सारा दबाव टॉमी पर पड़ा। टॉमी ने ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखा और उपस्थित शोधकर्ताओं से कहा, इस बिंदु से इस बिंदु तक अमेरिकियों को 6 साल लगे, अंग्रेजों को 5 साल लगे, सोवियत संघ को 8 साल, हमारे पास 8 साल नहीं 2 साल भी नहीं है। हमें इस बिंदु तक गणना करते रहना होगा। अगर एक काम नहीं करता तो फिर 3 या तक कि अबेकस का उपयोग करके भी हम इसका हल निकाल देंगे। हमारे पास कोई कंप्यूटर अनुसंधान संसाधन नहीं था। पास खड़े एक सैनिक ने हैरान होकर पूछा, कंपनी कमांडर, आप क्या कर रहे हैं? क्रांति 3 दिन और 3 रात तक चली। रात्रि गणना दल ने नेता टॉमी के पास गए और उन्हें आंकड़ों की एक शीट दी। उन्होंने 5 साल बाद गणना दोहराई, लेकिन परिणाम फिर भी ब्लूप्रिंट से मैच नहीं खा रहे थे। ध्यान से जांच करने के बाद लू टोनी के मन में अचानक विचार आया, अगर वे गलत निकले तो क्या होगा? फिर वे जल्दी से अपने कार्यालय लौट गए और समय लेने वाली जांच के लिए कहना भूल गए। देर रात उन्होंने अपनी मेज पटक दी और घोषणा की कि वे उन्हें तुरंत परीक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए परमाणु बम परीक्षण अड्डे पर भेज दिया। जल्द ही लू टोनी एक सैन्य वाहन में पहुंच गए। लोप नूर और परीक्षण अड्डे के सैनिक उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े थे और उत्साह से उसने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रेगिस्तान का मौसम अप्रत्याशित था और अचानक रेत के तूफान का झोंका आया। डेनी ने तेज हवा का सामना करते हुए सैन्य वाहनों में लू टोनी की तलाश की। उन्होंने जल्द ही उसे 2 वाहनों के बीच खड़े रेत से दिशा जांचते हुए रेखा। डेनी को प्राप्त था। रेगिस्तान में भोजन की कमी की और आपूर्ति प्राप्त करना मुश्किल था। सैनिकों ने अचानक वाले सरसों के अपने कीमती डिब्बे निकाले और लू टोनी का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एक पूरा कैंप डाला। अगले दिन रेवेली बजने के बाद सभी अधिकारियों और सैनिक शपथ लेने लगे। मैं शपथ लेता हूँ, उन्होंने कहा, हम गोपनीय नियमों का पालन करते हैं। हम उन रहस्यों को उजागर नहीं करेंगे जिन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए। शपथ के बाद शूटिंग रेंज का निर्माण अधिकारियों को तौर पर शुरू हो गया। उस दिन साइट का निरीक्षण करते समय लू टोनी को एक गंभीर समस्या का पता चला। उन्होंने थोड़ा सीमेंट लिया, उसे अपने मुंह में डाला, उसे चखा और उनका चेहरा अचानक बदल गया। क्यों मसाला मिलाने के लिए खारे पानी का उपयोग किया जा रहा है?
निदेशक को रिपोर्ट कब शुरू हुई। कहानी की शुरुआत। सैनिक का जवाब सुनकर लू टोनी ने तुरंत सभी को रोक दिया। पास खड़े डैनी ने जल्दी से समझाया, यह पानी सब्जियां या चावल दोनों से भी ज़्यादा साफ है। हम यह कड़वा नमकीन पानी पीते हैं, इतना पानी कहाँ से लाए। अब जब पानी कम खारा है तो हमें काम रोक देना चाहिए। जब ताज़ा पानी उपलब्ध होगा तब निर्माण कार्य फिर से शुरू करेंगे। लू टोनी ने डिजाइन मानकों का पालन करने पर जोर दिया, लेकिन इससे डैनी चिंतित हो गए। अगर पूरी परियोजना मीठे पानी पर निर्भर होती तो आधे ट्रकों को पानी केंद्र में बदलना पड़ता, जो दिन रात सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी ढोर रहे थे। आगे की कहानी हम इसके अगले वाली वीडियो में देखेंगे। उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखने को मिले।